हेलो एवरीवन। आज से हम रोमांटिक एज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोमांटिक राइटर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो इसमें रोमांटिक एज में टू टाइप्स के राइटर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन में है वो है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदे। और जो सेकंड जनरेशन में है वो है शेली, कीट्स और बायरन, लॉर्ड बायरन जिनको बोलते हैं। कीट्स, शेली और बायरन ये सेकंड जनरेशन के माने जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ जिनका बर्थ हुआ था 1770 में, उनकी डेथ हुई थी 1850 में। ही वॉज ए मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट हु अलॉन्ग विद एस टी कॉलरिज हेल्प्ड टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर विद देयर जॉइंट पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड इन 1798। तो 1795 में कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ मिले थे एक दूसरे से, और फिर उन्होंने एक जॉइंट वर्क पब्लिश किया था, लिरिकल बैलेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लिरिकल बैलेड जो 1798 में आया था, इसी के साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। तो वर्ड्सवर्थ का एक और वर्क था जो उनका मैग्नम ओपस माना जाता है, द प्रिल्यूड। तो इन्होंने ये लिखना तो बहुत पहले शुरू कर दिया था, लेकिन पब्लिश हुआ था इनकी डेथ के बाद। इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने इनकी डेथ के 3 मंथ बाद पब्लिश किया था इसको। तो इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोम ऑफ हिज अर्ली ईयर्स बोलते हैं। इट वॉज पोस्ट ह्यूमसली टाइटल्ड एंड पब्लिश्ड, बट बिफोर इट वॉज कॉल्ड द पोम टू कॉलरिज। तो सबसे पहले इसको इन्होंने क्या टाइटल दिया था, द पोम टू कॉलरिज। जब इनकी वाइफ ने पब्लिश किया तो इसको प्रिल्यूड बोला था। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो सेकंड थे 5 चिल्ड्रन में। इनके फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ और मदर का नाम था एन कॉक्सन। ये लेक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। इनकी सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो लास्ट तक इनके साथ रही थी। वो एक पोइट थी, डायरिस्ट थी, और इन दोनों के बीच में बहुत अटैचमेंट था। ये हमेशा साथ में रहते थे। काफ़ी कुछ लिटरेरी वर्क था उसमें इन्होंने हेल्प भी किया, डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने। इनके फादर थे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ जेम्स लोअर, फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल। वर्ड्सवर्थ made his debut as a writer in 1787 when he published a sonnet in the European magazine। तो सबसे पहले इन्होंने, जब ये कॉलेज में थे, कैम्ब्रिज कॉलेज में पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन के दौरान ही इन्होंने अपना फर्स्ट वर्क पब्लिश किया था 1787 में। ये एक सोनेट थी। इसके बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था 1789 में शुरू हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उससे काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तो फिर ये वहाँ पे चले गए, फ्रांस चले गए। तो वहाँ पे एनी वॉलेट नाम की एक लेडी थी जिससे ये मिले थे, और इनकी एक डॉटर हुई थी कैरोलिन। इन दोनों की शादी नहीं हुई थी क्योंकि पैसे की काफ़ी कमी थी, और ये बीच में ही कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तो इनको फ्रांस छोड़ के इंग्लैंड आना पड़ा। जब ये वापस इंग्लैंड से फ्रांस गए तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये गए तो शादी करने के लिए थे। विदाउट मैरिज डॉटर का बर्थ हुआ था, कैरोलिन इनकी डॉटर का नाम था। लेकिन इन्होंने शादी करने से मना कर दिया, एनेट वॉले ने। रीज़न क्या था ये किसी को नहीं पता है। तो 3-4 साल ये जा नहीं पाए थे। ये 1802 में गए थे वापस फ्रांस। तो तब तक इसने मना कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो इनकी डॉटर का बर्थ हुआ था जो विदाउट मैरिज हुआ था। ही कुड नॉट मैरी हर एज ए रिटर्न टू इंग्लैंड इन लैक ऑफ मनी। और बाद में जब एने वॉलेट ने इनको जवाब दे दिया था तो फिर उन्होंने वापस आके, इनकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी मैरी हचिंसन, उनके साथ इन्होंने शादी कर ली थी। इन्होंने एक सोनेट लिखी थी, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री रिकॉलिंग ए सी साइड वॉक विद 9 ईयर ओल्ड कैरोलिन। तो ये इन्होंने अपनी डॉटर को डेडिकेट किया है। 1793 में सा द पब्लिकेशन ऑफ पोम्स बाय हिम इन द कलेक्शन। तो सबसे पहले तो वो ग्रेजुएशन के टाइम पे इनके ऐसे पब्लिश हुए थे, लेकिन बाद में जो फर्स्ट पोएम इनकी पब्लिश हुई थी वो था इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, जो 1793 में हुआ था। तो सबसे पहले इनका ये वर्क आया था 1793 में, एंड इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। उसके बाद ये 1795 में कॉलरिज से मिले थे, जो एस टी कॉलरिज है, जिनके साथ इनकी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी थी। इन्होंने मिलकर लिरिकल बैलेड पब्लिश किया था 1798 में। तो ये 1795 में मिले थे। 3 साल के बाद इन्होंने वो लिरिकल बैलेड पब्लिश किया था। तो जो फर्स्ट पब्लिकेशन था लिरिकल बैलेट का, उसमें किसी का भी नाम नहीं था, एनोनिमसली पब्लिश हुआ था ये, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट था। इसमें कॉमन लैंग्वेज यूज़ की गई थी ताकि कॉमन पीपल समझ सके। तो इन्होंने कोई भी राइटर का नाम या ऑथर का नाम नहीं दिया था। उसके बाद 2 साल बाद इन्होंने एक प्रीफेस ऐड किया और उसमें इन्होंने अपना नाम दिया था, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। तो फिर उन्होंने इसमें एक प्रीफेस ऐड किया था। तो जो इनका लिरिकल बैलेड था, इसमें 23 पॉम्स थी, सारी बैलेड थे, बैलेड या पॉम्स का मिक्सअप था। तो 5 थी वो एस टी कॉलरिज ने लिखी थी, 19 थी
वो इन्होंने लिखी थी, वर्ड्सवर्थ ने। तो जो टिंटन एबी है वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, ये इनकी लास्ट पोएम थी उसमें कलेक्शन में। और द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर ये कॉलरिज ने लिखी थी, ये इसकी फर्स्ट पोएम थी बैलेड की। और सेकंड एडिशन जो प्रीफेस के साथ आया था वो 1800 में आया था, 2 साल बाद आया था। इन द प्रीफेस ही हैज यूज्ड रियल लैंग्वेज ऑफ मैन रेदर देन 18th century वर्ड्स, ये लाइन उन्होंने प्रीफेस में ऐड की थी। बिटवीन 1795 टू 1907 जो 2 साल थे कॉलरिज से मिले थे, उस टाइम उन्होंने एक ट्रेजेडी, एक प्ले, एक ही प्ले है इनका, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का प्ले कौन सा है, तो एक ही प्ले है इनका, बॉर्डर्स है, अ वर्स ट्रेजेडी, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ था उस टाइम, हेनरी थर्ड का रेन था इंग्लैंड में। तो 1795 से 97 के बीच में पब्लिश हुआ था। उसके बाद इन्होंने लूसी पोएम लिखी थी। तो वैसे तो रिवील नहीं है ये कि किसको डेडिकेट की या किस पर है ये पोएम, पर माना जाता है कि इन्होंने अपनी डॉटर को, जो एने वॉलेट से थी, विदाउट मैरिज थी, उनको डेडिकेट किया उन्होंने। तो जो 5 लूसी पोम्स है उनके बस कैरेक्टर, ये टाइटल आपको नाम याद होने चाहिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, ये दूसरी है। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, ये थर्ड है। 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, ये फोर्थ है। एंड द लास्ट इज अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सी। अब उसके बाद द प्रिल्यूड व्हेन ही वाज इन जर्मनी विद कॉलरिज एंड डोरोथी। फाइनली वर्ड्सवर्थ अलोंग विद साउदे एंड कॉलरिज सेटल्ड इन लेक डिस्ट्रिक्ट एंड द स्कोर्ड लेक पोएट्स। तो वर्ड्सवर्थ को, कॉलरिज को और साउदे को, ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, इसीलिए इनको लेक पोएट्स के नाम से जाना जाता है। He planned to write a larger philosophical poem called The Recluse, so he wrote poem to Coleridge to make an appendix of The Recluse. ये complete नहीं हुआ था। Poem to Coleridge is referred as the first version of the prelude, completed in 1805. In 1807, Wordsworth published poem in 2 volumes, including Ode, Intimation of Immorality from Recollection of Early Childhood. In 1814, Wordsworth published The Excursion as the second of 3 parts of The Recluse, and even though he had not completed first and third part ever in his life, तो ये सेकंड पार्ट था, ये कंप्लीट हुआ था, जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट रिक्लूज का था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। ही रोट अ पोएटिक प्रोस्पेक्टस टू द रिक्लूज, लंदन 1802, ये एक वर्क है जो इन्होंने मिल्टन को एड्रेस किया है। लंदन 1802, ये एक वर्क है जो मिल्टन को एड्रेस किया है। इन 1838 वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ। In 1842, he was awarded a civil list pension of £300 a year. After the death of Saude in 1843, he became poet laureate. तो साउदे की डेथ के बाद वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट बनाया गया था, लेकिन उन्होंने कोई भी, जो पोएट लॉरिएट होते थे वो ऑफिशियल वर्सेस लिखते थे। ये इन्होंने बोला भी था कि अब मेरे से नहीं लिखा जाता है, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, तो इन्होंने कोई भी ऑफिशियल वर्स नहीं लिखे थे। आफ्टर डेथ ही वॉज बरीड, इनकी 1850 में डेथ हो गई थी। ही was buried at St. Oswald Church, Grasmere. इनकी जो वाइफ थी मैरी हचिनसन, इन्होंने एने वॉलेट के जवाब देने के बाद जब मैरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी मैरी हचिनसन, उनके साथ शादी की थी, तो इनकी वाइफ ने इनका जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था द प्रील्यूड, ये लिखा था, पब्लिश किया था 3 month बाद डेथ के, 1850 में। द प्रील्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, तो इसका एक और नाम है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, इसको स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी बोलते हैं। वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड जायंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री बाय J.C. रैनसम। तो रैनसम ने इनको क्या बोला है? जायंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। वर्ड्सवर्थ ने सोनेट्स काफ़ी लिखी हैं, 523, मतलब 523 सोनेट्स लिखी हैं इन्होंने। इन एन 1817 रिव्यू ऑफ कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया, फ्रांसिस जेफरे कॉइन द टर्म। तो फ्रांसिस जेफरे थे, इन्होंने जो S.T. कॉलरिज का वर्क था बायोग्राफिया लिटरेरिया जो 1817 में लिखा गया था, उसी के रिव्यू में इनको नाम दिया था लेक स्कूल ऑफ पोएट। और कौन कौन से पोएट थे ये? कॉलरिज, सावदे और वर्ड्सवर्थ, तो इनको लेक पोएट्स भी बोला जाता है। इसके बाद इनकी मेजर वर्क्स हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। सबसे पहले तो वो स्केचेज आए थे, और उसके बाद 1793 में स्केचेज आए थे, 95 में कॉलरिज से मिले थे। जो सब फर्स्ट वर्क था इनका 1798 में आया था, लिरिकल बैलेड। उसके बाद लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट इट इन टर्न अवे, तो ये इसी में है, लिरिकल बैलेड में ही है। लिरिकल बैलेड अलोंग विद प्रीफेस टू, तो 2 साल बाद प्रीफेस ऐड हो गया था 1800 में, पहले वाले में प्रीफेस नहीं था। लूसी ग्रे या लूसी पोम्स, फिर एक कलेक्शन ऑफ 5 पोम्स था जिनके टाइटल हमने पहले कर लिए हैं।
फिर उसके बाद था 2 वॉल्यूम में पोएम आई थी 1802 में, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज अ सोनेट बाय वर्ड्सवर्थ। इन इट ही क्रिटिसाइज द वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसमें इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया है, तो 2 वॉल्यूम में है ये। और इटालियन सोनेट, like most Italian sonnet, it is 14 lines are written in iambic pentameter. I wandered lonely as a cloud, ये एक इनको डेफोडिल पोएम के नाम से ज़्यादा फेमस है। ये 1807 में आई थी, 2 वॉल्यूम में है डेफोडिल। इसका एक और टाइटल है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। फिर उसके बाद आया ओड, इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी। फिर सोलिटरी रिपर आया, ये भी पोएम्स 2 वॉल्यूम में है। फिर द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और उसके बाद वर्क है लंदन 1802 जो मिल्टन को डेडिकेटेड है। टू द कुकू, टू द एक्सकर्जन, ये भी 9 बुक्स में है। 1814 में है प्रिल्यूड जो 1850 में आया, ये ऑटोबायोग्राफिकल है, ये भी 14 बुक्स में है। द प्रिल्यूड है ये 14 बुक्स में है, एक्सकर्जन 9 बुक्स में है। और बॉर्डर ये इनका ओनली प्ले था, एक ही प्ले था जो 1842 में आया था। वर्स ट्रेजेडी, माइकल ये एक पेस्टोरल पोएम है। लिरिकल बैलेड 1800 का जो एडिशन था उसमें आया था। डेस्क्रिप्टिव स्केचेज ये 1793 में आया था। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बीहोल्ड, ये भी 2 वॉल्यूम में है। रिपिटेंस ए पेस्टोरल बैलेड। फिर ओड ऑन ड्यूटी जो 1807 में आया था, पोम्स इन 2 वॉल्यूम, ज़्यादातर इनकी 2 वॉल्यूम्स में है। जो प्रील्यूड है वो 14 बुक्स में है। टू ए स्काईलार्क, द रिक्लूज, पीटर बेल, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें से। एल्जाइक स्टैंजा ये सब बस। द लीच गैदर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थॉमस हार्डी को इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला था। नट्स फ्रेट नोट एट देयर कॉन्वर्ट्स नैरो रूम, ये क्या है प्रीफेक्टरी सोनेट 1802 में। पेट्रार्कन सोनेट है, इनकी राइम स्कीम है। पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, ए बी बी ए। पेट्रार्क जिनको फादर माना जाता है सोनेट्स का, तो फादर क्या होता है, एक तरह से अब्बा होता है, तो वो इसी से आप याद रख पाओगे कि ए बी बी ए अब्बा अब्बा, मतलब पेट्रार्क को सोनेट का फादर माना जाता है, इटालियन सोनेट का। और इनकी राइम स्कीम यही होती है अब्बा अब्बा सी डी डी सी सी डी। ऑल्सो कॉल्ड सोनेट अपॉन सोनेट, और इसी को सोनेट अपॉन सोनेट भी बोलते हैं। फिर उनका वर्क आया द टेबल टर्न्स, ये 1798 में आया, ये लिरिकल बैलेड में ही पब्लिश हुआ था। फिर वर्ड्सवर्थ के बारे में काफ़ी राइटर्स हैं, उन्होंने किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि या उसको प्रेज करते हैं या उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उनके वर्क को एनालाइज करते हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या है वर्ड्सवर्थ पे, मैथ्यू अर्नोल्ड रेफर्ड वर्ड्सवर्थ एज ही इज़ नॉट fully recognized at home, he is not recognized at all abroad, yet I firmly believe that the poetical poem of Wordsworth is, after that of Shakespeare and Milton, undoubtedly most considerable in our language. तो शेक्सपियर और मिल्टन के बाद इनको अच्छी जगह दी है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनको प्रेज किया है। जॉन कीट्स ने इनको बोला इगोइस्टिक सबलाइम। टेनिसन ने वर्ड्सवर्थ को बोला ही वाज अटर्ड नथिंग बेस। ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को मोरल इन्यूंस बोला है। शेली ने क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ सिंपल एंड डल। और हार्डी, विलियम वर्ड्सवर्थ हैज अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। अकॉर्डिंग टू हार्डी, द लीच गैदरर बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डेस्पेयर। तो लीच गैदरर को क्या बोला है, बेस्ट क्योर फॉर डेस्पेयर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का ब्रीफ या बायोग्राफी कंप्लीट हो गई है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जिनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।